हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा ही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ लेते हैं, संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है जिसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था। तो आगामी यूपी पैट की परीक्षा में लगभग 10 टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था से हैं, जिनको मैं एक क्रमबद्ध तरीके से कराऊंगा। और आज मैंने लिया है भारत की अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। यानी आज देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, कुछ मुख्य सामान्य जानकारी इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या देखने को मिलती है। और कल से मैं कंटिन्यू क्लास इसकी एक टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास कराऊंगा। तो आज जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी सामान्य जानकारी। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? मानव की हर वह गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित होती है, धार्मिक स्थलों पर की गई प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य सभी, यानी जिसके अंतर्गत एक तरीके से सीधी भाषा में कहें धन, तो यानी धन से संबंधित जितनी भी व्यवस्था हम देखते हैं वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप किसी राष्ट्र द्वारा लोक कल्याण के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को दो केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। उसके बाद अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध देखते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है, यानी आर्थिक गतिविधियों को व्यवहार में लाना ही अर्थव्यवस्था को दर्शाता है दोस्तों। अब देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, जिसको कुछ विभिन्न तरीकों से बांटा गया है। सरकार की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। और विकास की अवस्था के आधार पर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। और विश्व के साथ संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है: बंद और खुली अर्थव्यवस्था। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इनमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को माना जाता है। यानी इस पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कुछ है और उसका उद्गम कैसे हुआ। उदाहरणतः अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किया है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यानी आप समझ ही गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पैट 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा गया था कि किस अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 में दिया था। बोल्शेविक क्रांति 1917 के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाद में वर्षों में चीन, पूर्वी यूरोप के कई देशों में यह अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई। उदाहरणतः चीन, वियतनाम, क्यूबा और उत्तरी कोरिया में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। यानी दोनों का एक मिक्सचर माना जाता है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। राज्य इसमें मध्यवर्ती भूमिका निभाता है। भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है
उदाहरणतः भारत, नॉर्वे और स्वीडन। यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों मानी जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो जिसमें पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो, यानी दोनों का एक मिक्सचर मिश्रित जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं वो भारत में पाई जाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कुछ विशेष रूप से जो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कहा जाता है और उसका जीडीपी में योगदान कितना है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष प्रकृति पर निर्भर प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन। उदाहरणतः कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्षेत्र। इस क्षेत्र को कृषि व संबंध गतिविधि भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये आएंगे। और जीडीपी में इनका योगदान यदि किसी देश की जीडीपी में जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी जीडीपी में यदि कृषि का योगदान 50% हम कर दें तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं दोस्तों। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों को प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड जिसे बोलते हैं किया जाता है। यथा जैसे औद्योगिक क्षेत्र, इसका एक उप क्षेत्र विनिर्माण उद्योग विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र यह कहलाता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं, उद्योगों में विनिर्माण के कार्य देखने को मिलते हैं। इसकी अगर मैं जीडीपी में योगदान कहूँ, किसी देश की जीडीपी में जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था दोस्तों कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता हो, मानसिक श्रम शक्ति की भूमिका जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, रियल एस्टेट, कुशलता, विशेषज्ञता, उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। किसी देश की जीडीपी एवं जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नोट, भारत की जीडीपी में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया था। अब चौथा क्षेत्र भी देखने को मिलता है, ज्ञान आधारित शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियां किसी ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर एक स्तंभ का कार्य करती है। अब एक क्वेश्चन जो यूपी पैट 2021 में पूछा गया था, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने अभी बताया दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र दोस्तों बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक जो सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची या 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया दोस्तों। अब नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं? संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, कृषि उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण और निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना, ये इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारतीय नियोजन का इतिहास क्या क्या देखने को मिलता है। विश्वसरैया योजना 1934 भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वसरैया की लिखित पुस्तक एक जो मानी जाती है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया है। यह योजना 10 वर्षीय थी जिसके प्रमुख उद्देश्य भी देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों को सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। अगले नंबर पर आती है कांग्रेस योजना जो 1938 में आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति की जिम्मेदारी दी गई, मतलब उनको इस समिति की जिम्मेदारी दी गई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र के विकास हेतु ठोस नीति एवं कार्यक्रम तैयार किए जाएं। समिति के कार्य के उस समय व्यवधान हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके अध्यक्ष सहित कई सदस्य गिरफ्तार भी हो गए, तो ये कहीं ना कहीं फेल हो गई योजना। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन भी इसी समय हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे और महत्वपूर्ण तथ्य उसमें यही था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण उस समय हुआ था। अगले नंबर पर बॉम्बे प्लान देखने को मिलता है। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा यह एक बॉम्बे प्लान चलाया गया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRDD टाटा, JD बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लालबाई, AD श्रॉफ, औरदेशी दलाल और जॉन मथाई। इसके सूत्रधार औरदेशी दलाल थे
जो इस मतलब जिसने ये योजना तैयार की थी बॉम्बे प्लान, ये भी आई थी सुर्खियों में, जिसका प्रकाशन 1944 से 45 में हुआ। फिर गांधीवादी योजना 1944 में, गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। इस योजना ने भारत के लिए एक विकेंद्रित आर्थिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिससे आत्मनिर्भर गांव की व्यवस्था होगी। तो यानी इस योजना के तहत आत्मनिर्भर गांव बनाने की व्यवस्था की गई थी। अब 1945 में जन योजना आई, जिसका निर्माण अतिवादी मानवतावादी एम.एन. रॉय ने किया। यह मार्क्सवाद समाजवाद पर आधारित थी और इसकी जो उसका मुख्य प्रमुख गुण माना जाता है वो कृषि उद्योग दोनों पर आश्रित था। फिर 1950 में सर्वोदय योजना आई, जिसका प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण ने किया और इस पर बल दिया गया कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर, यह भी देखने को मिलती है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत में कुछ आर्थिक नियोजन अलग रूप से देखने को मिलता है, जिसमें एक योजना आयोग बनाया गया। के.सी. नियोगी भारत की संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। यह आता है एग्जाम में, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग एक संवैधानिक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा जो उस टाइम पर योजना मंत्री थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने जगह ले ली थी, जिसे थिंक टैंक भी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो योजना आयोग के उद्देश्य देखते हैं भैया। आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक विकास तथा समावेशी विकास। नंबर 2 गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। नंबर 4 आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, आत्मनिर्भरता। और छठा नंबर दोस्तों आता है आधुनिकीकरण। अब देखते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों एग्जाम में आती है। इसका अन्य नाम थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अब ये किस उद्देश्य से बनाया गया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में तालमेल बैठाना, अनुश्रवण और मूल्यांकन। इसकी भी अगर मैं संरचना बताऊं तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और इसी गवर्नर काउंसिलिंग में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम 5 होते हैं। अंशकालिक सदस्य संस्थाओं से संबंधित होते हैं जो कि 2 होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस अर्थव्यवस्था की बेसिक वीडियो में मैंने बताया क्या क्या मुख्यतः देखने को एक पृष्ठभूमि मिलती है, उस पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बताया। कल से मैं सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का अच्छा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि एक नींव आपकी तैयार हो सके और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में आप जान सके। तो इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए ताकि आप थोड़ा बहुत जान सकें और अर्थव्यवस्था का ये डर खत्म कर सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।